Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is मोहम्मद अशफाक निज़ामी. आई होप कि आप तमाम ठीक होंगे. बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 का डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. इससे पहले आपने बहुत डिटेल में बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में समझा और जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था कि आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल की मदद से आप एक रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो, आप एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो. और इसी तरह हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिलता है किस चीज़ के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में. लेकिन इसके बावजूद इस मॉडल के अंदर थोड़े बहुत ड्रॉबैक हैं जिनको बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता. उनमें जो पहले नंबर पे हमें ड्रॉबैक मिलता है वो कुछ इस तरीके से कि जो बोहर थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ उन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है जो कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आते हैं. जिस तरह हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आता है. और आपने इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, समझा था. तो इसके अलावा कुछ आयन शामिल होते हैं जो कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ जाते हैं. हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है. हीलियम के अंदर बेटा इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो रिजल्टेंट पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा. इसी तरह लिथियम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +2 चार्ज आ जाएगा, तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा. इसी तरह बेरिलियम. तो बोहर की जो थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ उन एटम या उन आयन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. और ये थ्योरी उन एटम को या आयन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती जिनके अंदर पॉली इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों. अगर खाली हम हीलियम लें, लिथियम लें, बेरिलियम लें, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लिथियम के अंदर 3, बेरिलियम के अंदर कितने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता. तो ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे. अब इसमें कुछ डायग्राम आपके सामने हैं. ये क्या बेटा हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह ये क्या बेटा हीलियम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. लेकिन आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर +1 चार्ज. आप देख रहे हो ये जो रेड कलर में ये क्या बेटा इलेक्ट्रॉन है. ये सारे के सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं. अब आप देख रहे हो ना कि बेसिकली ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो आयन की फॉर्म में होता है, ये इसको भी एग्जैक्टली वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता जिस तरह ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन ये सारे हैं तो ये वाले मोनो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्या होता है बेटा फ़र्क होता है. तो इस वजह से ये वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं, आयन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना मोनो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी एग्जैक्ट 100% वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर एटॉमिक मॉडल जिस तरह ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट हमारे पास अगर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, आप जानते हैं कि जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, चाहे एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, उसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, इंडिविजुअल लाइंस मौजूद होती हैं. ठीक है बेटा. और अगर आपने उसका एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया है तो लाजमी तौर पर बैकग्राउंड डार्क होता है और उसके ऊपर जो लाइंस क्रिएट होती हैं, लाइंस बनती हैं, वो ब्राइट होती हैं. तो एक से ज़्यादा लाइन होती हैं. अगर हम हाइड्रोजन के बनने वाले स्पेक्ट्रम को, चाहे वो एमिशन हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, अगर उसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखें, यानी वो स्पेक्ट्रोमीटर जो हमें इसको मज़ीद अंदर तक दिखा सके, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि हर जो इंडिविजुअल लाइन होती है जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन का नाम देते हैं, वो मज़ीद छोटी छोटी लाइनों में तकसीम हुई पड़ी होती है. यानी अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किसी भी एक लाइन को अगर हाई रिजॉल्विंग पावर
स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हो तो वो एक लाइन अंदर बहुत सारी लाइनों पे मुश्तमिल होती है, जिनको हम फाइन लाइन का नाम देते हैं, यानी वो लाइन जो मजीद छोटी छोटी लाइनों में बटी हो। ओरिजिनल लाइंस आर सीन डिवाइडेड इनटू अदर लाइन। और यहाँ पर जो एग्जांपल दी जा रही है, जो बाल्मर सीरीज है, उसमें जो H अल्फा लाइन होती है, यानी वो लाइन जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से डी एक्साइट होके दूसरे ऑर्बिट के अंदर आता है तो उसके नतीजे में जो लाइन बनती है आप उसको अल्फा लाइन का नाम देते हैं। अगर उस अल्फा लाइन को आप हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखें तो वो एक लाइन मजीद 5 लाइनों पे मुश्तमिल होती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? फाइन स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको मल्टीपल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। जब बोहर से पूछा गया कि ये मजीद छोटी छोटी लाइनें किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल टोटली फेल रहा इन छोटी छोटी लाइनों को एक्सप्लेन करने में। तो आगे जाके हम ये देखेंगे कि ये जो सेवरल लाइंस होती हैं इनको एक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपका आखिरी जो टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम नंबर, जिसमें आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड सो ऑन, टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं, इनको आप समझेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम आपको मिलता है ना, जिसमें इंडिविजुअल लाइंस होती हैं, एक्चुअली उसमें कौन सा क्वांटम नंबर एसोसिएट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन उस स्पेक्ट्रम के अंदर जब मजीद लाइनें हमें देखने को मिल रही होती हैं तो आपको किसी एक और क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो उन मजीद छोटी छोटी लाइनों को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो आप उन लाइनों को समझने के लिए जो फाइन लाइन स्ट्रक्चर होता है या मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए एक और क्वांटम नंबर बेटा यूज़ होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। उसमें जाके आप इनको समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, जो डिफेक्ट आता है, बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कुछ इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक प्लेन में, एक एक्सिस में मूव नहीं करता। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो 3 एक्सिस में 3 डायमेंशनल मोशन को शो करेगा। सपोज कर लें अगर ये इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, हो सकता है अगले लम्हे वो इस तरह आ जाए। ये कौन सी मूवमेंट है बेटा? ये 3 डायमेंशनल स्पेस में वाई एक्सिस है, और ये क्या बेटा? जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल मोशन सर्कुलर ऑर्बिट में शो करता है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, और क्या होता है? अलोंग द जेड एक्सिस। नेक्स्ट जो चौथा डिफेक्ट है, अगर आप हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को, या जब आप हाइड्रोजन एटम को बेटा एक्साइट करते हैं तो उसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रम बनता है, एमिशन या फिर क्या बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, आप जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो मजीद स्प्लिट हो जाती हैं इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, और छोटी छोटी लाइनें बनती हैं जिनके दरमियान स्पेसेस कम होते हैं। इस स्प्लिटिंग को हम नाम देते हैं ज़ीमन इफेक्ट। और अगर हम यहाँ पर देखें कि जो सोडियम का जो स्पेक्ट्रम है, इसके ऊपर वीक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो ये स्प्लिट हो जाता है 2 मजीद छोटी लाइनों के अंदर स्प्लिट हो जाता है। और अगर आप इसी स्पेक्ट्रम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो उसमें जो लाइनें स्प्लिट अप होंगी इनटू वेरी फाइन लाइन, इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी अपना इफेक्ट शो कर रहा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अपना इफेक्ट शो कर रहा होता है, यानी इसके अंदर मजीद स्प्लिटिंग हो रही होती है। अगर ये स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो तो हम उसको ज़ीमन इफेक्ट का नाम देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो तो हम इसको स्टार्क इफेक्ट का नाम देते हैं।
तो ये जो स्प्लिटिंग होती है ये किस वजह से होती है, इसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इस चीज़ को भी बोहर एग्जैक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, और हमारे पास इस वक्त जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, ये क्या पड़ा, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन है। अगर आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये एज सच एक ही लाइन के अंदर मौजूद रहेगी, और अगर आप इसी लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हो तो ये लाइन स्प्लिट हो जाती है इनटू वेरी फाइन लाइन, यानी टोटल इसमें 3 लाइनें बनती हैं जो आपस में क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। और लास्ट में बेटा आप पढ़ेंगे, ये डिफेक्ट भी तो शामिल नहीं है, ये अलहदा से है, समरफेल्ड सजेशन अबाउट एलिप्टिक ऑर्बिट। समरफेल्ड ने 1915 में कहा था कि एटम में सर्कुलर ऑर्बिट के अलावा एलिप्टिक ऑर्बिट भी मौजूद होते हैं। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, एलिप्टिक ऑर्बिट भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।